हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नॉट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आपके सामने हूं और लेके आया हूं बेटा लेक्चर नंबर संधारित्र के बारे में हम सीख रहे हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज हैं सीखने को, आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है ये। और इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं आज मैं आपको। ध्यान रखना, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रखा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। अर्थात जो मैं आज बताने वाला हूं वो इतना बेसिक है कि वो हर जगह अप्लाई होगा इस चैप्टर में। जब आप संधारित्र पढ़ते हैं, संधारित्र में डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो जो आज कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट को लगाकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है और क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दो बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं आपको पहले ही बोल रखा था कि ये लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें पढ़ेंगे क्या बेटा, परावैद्युत माध्यम तथा परावैद्युतांक के बारे में सीखेंगे। परावैद्युत माध्यम क्या होता है, उसका परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक को के से निरूपित करते हैं, कैपिटल के से। मैं आपको ये बता रखा हूं पहले ही। तो ये क्या होता है, इसको हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और परावैद्युत पदार्थों के प्रकार के बारे में भी सीखेंगे, किस तरह से परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। आई होप कि आपको अब थोड़ा सा पढ़ के आओगे। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा सा बस देख के आ जाना, पढ़ के आ जाना, ताकि आपको जो पढ़ाया जाए यहाँ पर वो जल्दी जल्दी से, है ना, फटाफट से समझ में आ जाए। आपको ज़्यादा आपको फाइट नहीं करनी पड़ेगी। मैंने आपको जो पढ़ा रखा है, जो बता रखा है, अगर उसको आपने पढ़ के आए होंगे, ठीक है, थोड़ा सा देख के आए होंगे, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से राय कर लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला राय और दूसरा राय करिए, तीसरा राय तो आप कर ही रहे हैं फटाफट से, है ना। तो ये राय दोनों जल्दी से फटाफट से कर लेंगे सही बच्चे। फिर जल्दी से स्टार्ट करते एकदम जोश में भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो परावैद्युत पदार्थ की बात करेंगे। परावैद्युत पदार्थ से क्या मतलब है? परावैद्युत पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स मतलब जो कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसमें विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित तो नहीं होती, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र जरूर उनके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, तो परिभाषा एक बार देख लेते हैं फटाफट से। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, साफ साफ लिखा है, नहीं होने देते। क्या? विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब है आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, लेकिन वैद्युत प्रभाव दर्शाते जरूर हैं। और ऐसे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहां पर एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं बोल सकता हूं कुचालक पदार्थ। लेकिन कुचालक पदार्थों में से कुछ कुचालक पदार्थ हैं जो बहुत अच्छे परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बेटा कि जो बहुत अच्छे परावैद्युत पदार्थ वाला बिहेवियर दर्शाते हैं। ठीक है, या ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे माइका एक पदार्थ है, माइका है। ठीक है, अभ्रक जिसको हम बोलते हैं, अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं, अभ्रक है। ठीक है, इसके साथ साथ कांच भी यूज होती है, कांच होती है। ठीक है, कांच, सिंपल सी कांच की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम ग्लास बोलते हैं, कांच की बात कर रहे हैं, प्लम ग्लास की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, प्लास्टिक है। ठीक है, रबर वगैरह। रबर तो वैसे ज्यादातर यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, इसलिए उसको हम यूज नहीं करते। बट बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, मोम है। ठीक है, मोम वगैरह है। तो ऐसे बहुत सारे कुचालक पदार्थ हैं जो यूज किए जाते हैं, सभी कुचालक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनमें ऐसा क्या है कि ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखूं, मैं थोड़े से केमिस्ट्री का यहाँ पर केमिस्ट्री को भी घुसेड़ के आपको बताऊं, केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा मतलब दिखाऊं, तो थोड़ा सा ऐसा समझिए कि जो कुचालक पदार्थ है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बंधन में बंधे होते हैं, बंध बनाए होते हैं। और बंध बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंध बना होता है। स्ट्रॉन्ग बंध मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, बिल्कुल लकड़ी वगैरह सारी चीजें, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो जैसे बंध बना है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, कोई भी पदार्थ है, इस तरह से एक बंध बना हुआ है, ये एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंधे हुए हैं, ऐसे एक बंधन में बंधे हुए हैं। अब इनके बीच की कुछ दूरियां हैं, मान लो इनके बीच की दूरी ये दे रखी है, इतनी दूरी दे रखी है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे मान लो बंध में बंधे, इतनी दूर पे है, एक द्विध्रुव जैसा दिख रहा है ना आपको। अब ये अलग नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन भाग नहीं सकता बाहर और ये भी अलग भाग नहीं सकते। लेकिन हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, हो क्या रहा है कि अगर मैं यहां पर बाहर से वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगा दूं जैसे, या इसको उल्टे दिशा में लगा दो। ठीक है, चलो मैं इधर धनात्मक लिया हूं तो इसको वैद्युत क्षेत्र को इधर लगाता हूं मैं जानबूझ के।
वैद्युत क्षेत्र इस तरफ लगा रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में लगा दूं वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा, अगर मैं वैद्युत क्षेत्र ऐसे लगाऊं तो इस पर ऋणात्मक पर बल लगेगा, इधर की तरफ कौन सा लगेगा, QE बल अंदर की तरफ लगेगा, ऋणात्मक पर खींचेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और धनात्मक पर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये बाहर जाएगा, इस पर भी QE बल लगेगा। अगर इनका आवेश दोनों का QQ है, एक का ऋणात्मक है एक का धनात्मक है, तो दोनों को देखो तो इनके बंध की लंबाई बढ़ जाएगी, ये थोड़े से लंबी हो जाएगी, इनके जो बंध है तो ऋणात्मक और धनात्मक थोड़े लंबे हो गए। लंबे होने की वजह से क्या हुआ, अभी इनका जो साइज था वो छोटा था, बड़े हो गए, तो इनके अंदर एक छोटी सी विद्युत क्षेत्र धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ खुद एक छोटी सी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। पहले भी थी, लेकिन पहले सभी का प्रभाव ऐसा था कि निरस्त था, लेकिन जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अपने संरचना, इनकी संरचना थोड़ी चेंज हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये पोलराइज हो जाते हैं। इसको कहते हैं ध्रुवता, ध्रुवित होना, इसको कहते हैं ध्रुवित होना, ध्रुवित होना, ये ध्रुवित हो जाते हैं, ध्रुवित मतलब पोलराइज्ड हो जाते हैं। जैसे एक आदमी शांत बैठा है, वो चुपचाप है, न्यूट्रल है, कोई लेना देना नहीं किसी से, अब भीड़ में बैठा है या कहीं पर बैठा है, रोड के किनारे बैठा है या कहीं पर पार्क में बैठा है, बगीचे में बैठा है, कहीं पर, वो चुपचाप अपने आप में मगन है, ठीक है, किसी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। अब एक दूसरा लड़का जाता है या कोई दूसरा व्यक्ति जाता है उसके पास और उसको टच नहीं कर रहा है, दूर से ही उसको उत्साहित कर दे, ठीक है, उसको उकसा दे किसी चीज के लिए, उसको अपशब्द बोल दे, तो क्या करेगा, गुस्से में आ जाएगा, है ना, गुस्से में आ जाएगा, उसको कुछ भला बुरा कह दे तो वो गुस्से में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये प्रेरित कर रहा है उसको, क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, जानबूझ के उसके मेंटल स्टेट को खराब कर रहा है। जिस स्टेट में जैसा वो बना हुआ है, खुश था, हैप्पी था, चुपचाप बैठा था, अब उसको वैसा नहीं बैठने दे रहा है। जो दूसरा बंदा उसके पास आया है वो उसको उकसा रहा है, मतलब वो उसको परेशान कर रहा है, जिस तरह पहले था वैसे नहीं रहने दे रहा है, वैसे ही यहां पर है, ये पहले जिस अवस्था में थे वैसे ना होके थोड़े से खींच गए हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, अब ये उत्साहित जो कर दिया, जो उत्तेजना इसके अंदर आ गई, ये थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसकी वजह से, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पे फर्क पड़ गया, इसके आंतरिक संरचना में, है ना, फर्क पड़ गया। तो ऐसा ही, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं कि क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र में चालक और मैं परावैद्युत पदार्थ दोनों को कंपैरिजन दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का आपका पिक्चर है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बात करूं चालक पदार्थ की। देखो, चालक पदार्थ के, एक चालक पदार्थ के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूं, मैंने गॉस का नियम लगाया था, ये प्रूफ किया था कि एक चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि सारा आवेश सतह पर फैला करता है, अंदर आवेश 0 होता है, इस वजह से कुल वैद्युत क्षेत्र भी अंदर 0 होगी। अब इसको समझने के लिए यहां पर देखिए कि एक चालक पदार्थ है, इस पर मुक्त आवेश है, ठीक है, मुक्त आवेश बहुत सारे हैं। अब एक बाहर से वैद्युत क्षेत्र थी, यहां पर वैद्युत क्षेत्र मौजूद है, यहां पर नीली वाली जो रेखा है वो वैद्युत क्षेत्र को दिखा रही है बाहर, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बेटा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 यहां पर मौजूद है, इस दिशा से इस दिशा की तरफ, यहां पर चालक को रख दिया। जैसे ही चालक पदार्थ को रखा गया, ध्यान से देखना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जो ऋणात्मक आवेश थे, उन पर बल लगा, वैद्युत क्षेत्र की तरफ वो भाग आएंगे, आकर्षण बल लगा इन पर, तो जो ऋणात्मक आवेश है उन पर आकर्षण बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ये सब इस तरफ, इस किनारे की तरफ आके इकट्ठा हो गए। और जो धनात्मक, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहां पर धनावेश हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी इधर हो गई, तो धनावेशों पर क्या है, धनात्मक पर क्या है, प्रतिकर्षण बल लगा, तो सारे धनात्मक इस तरफ आ गए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की एक तरह की कमी हो गई, यहाँ पर धनात्मक जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो यहाँ पर धनात्मक जैसा बन गया, यहाँ पर ऋणात्मक जैसा। तो अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। देखो, अंदर विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रही है, E0 जो है बाहरी विद्युत क्षेत्र है, बाहर, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा देखो उल्टा, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। हम जानते हैं कि धन से ऋण की तरफ विद्युत क्षेत्र हुआ करता है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये धनात्मक आवेश इधर है, ऋणात्मक आवेश इस सिरे पर, तो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ एक E आंतरिक विद्युत क्षेत्र, इनसाइड विद्युत क्षेत्र एक उत्पन्न हो जाएगी। अब इनसाइड विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो गई, इस पर देखो धनात्मक ऋणात्मक आवेश थे, तो ऋणात्मक आवेश घनत्व है यहां पर मुक्त आवेशों की वजह से, यहां पर भी मुक्त आवेशों की वजह से धनात्मक आवेश घनत्व, ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, दोनों का मान बराबर है। तो मतलब अंदर की विद्युत क्षेत्र देखो और बाहर की विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के बराबर हो गई। अगर दोनों को जोड़ दे तो कुल रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र अंदर कितनी आ रही है, 0। तो चालक के अंदर क्या हो रहा है कि कुल वैद्युत क्षेत्र 0 आ रहा है। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं, चालक पदार्थ के अंदर रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र 0 आएगा, वो वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तब भी, नहीं रखा है तब भी, क्योंकि आवेश फिर इस प्रकार से फैलता है कि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो ये छोटी सी बात है,
कि एक चालक पदार्थ को जब रखा तब क्या घटना हुई। लेकिन यहीं पर आप ध्यान से सुनना, यहीं पर जो मैं अब एग्जांपल देने वाला हूं, अब एग्जांपल जो देने वाला हूं परावैद्युत पदार्थ का, उसमें अंतर क्या है ध्यान से सुनना। परावैद्युत पदार्थ में हम एक चीज जानते हैं कि मुक्त आवेश नहीं होते। परावैद्युत पदार्थ में अगर मैं बात करूं तो परावैद्युत पदार्थ में अगर मैं बात करूं तो मुक्त आवेश नहीं होते। याद रखना, मुक्त आवेश नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ चालक में होते हैं, कुचालक में नहीं होते। तो जैसे ही मैं वैद्युत क्षेत्र में रखूंगा, बाहर की वैद्युत क्षेत्र E0 है, देख सकते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 है, यहां पर ये उसी दिशा में है। अब जिस तरह से चालक वस्तु को रखा था, कुचालक पदार्थ को वैसे हिला के रख दिया, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसे आएगी। यहां पर अंदर जो वैद्युत क्षेत्र आ रही है वो आ तो रही है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न तो होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि आवेश यहां पर मुक्त नहीं है कि अपने आप भाग करके किनारे पर पहुंच जाएं। फैलेंगे, थोड़े कम फैलेंगे, ठीक है, खींचेंगे, जो जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर वाली जो विद्युत क्षेत्र है उसका पूरा का पूरा विरोध नहीं कर पा रही है अंदर वाली विद्युत क्षेत्र। परावैद्युत पदार्थ में बाहर वाली विद्युत क्षेत्र का पूरा विरोध नहीं हो पाता। अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है वो कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुक्त आवेश नहीं है, तो उतना ज्यादा आवेश यहां पर इकट्ठा नहीं हो पाते जितने की जरूरत होती है इस बाहर वाली विद्युत क्षेत्र का विरोध करने के लिए। इस वजह से अंदर वैद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव अंदर है। इसीलिए परिभाषा जब मैंने दिखाई थी तो परिभाषा में लिखा है कि लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, ये विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं, लेकिन देखा जाए तो मुक्त आवेश नहीं है, बट विद्युत प्रभाव दर्शा रहे हैं। यही एक रीजन है इसके अंदर, ठीक है। तो रीजन क्या है पता चला आपको, सबको समझ में आया। वैद्युत प्रभाव दर्शा रहे हैं क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन तो है, बंध तो बना है, परमाणु से तो यह भी पदार्थ बना है, लेकिन यहां का इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ खींच जा रहा है बस। अब बहुत ज्यादा खींच भी नहीं पा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा खींच भी नहीं सकता क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जितना लगा है उतना ही खींचेगा, क्योंकि यहां पर बंध बना हुआ है, बंध बना हुआ है तो पकड़ के रखा है। तो ये फ्री नहीं है कि अपने मन मर्जी हिसाब से जितना इलेक्ट्रॉन हो सके उतना जाके विरोध कर दे, तो नहीं हो पाता। इस वजह से अंदर वैद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होती है, और अंदर वैद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होती है, इसीलिए ये परावैद्युत पदार्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन इसमें ये दूसरी जगह पे उपयोगी है, ये दूसरी जगह पे उपयोगी। यहां पर वैद्युत क्षेत्र पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र पूरा का पूरा जीरो नहीं होता है। रीजन मैंने आपको बताया क्यों, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और समझते हैं, आइए। तो मैं आपको दिखाऊं तो एक मैं संधारित्र बना रहा हूं, बड़ा सा संधारित्र। ध्यान देखिए, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये प्लेट को मैं बोल देता हूं ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ध्यान से सुनना, इसी चीज को फिर से समझते हैं, ध्यान से सुनना, डिटेल में समझते हैं। पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। एक प्लेट पर मैं धनात्मक आवेश दे देता हूं, एक प्लेट पर मैं धनात्मक आवेश दे देता हूं, ठीक है। ये धनात्मक आवेश दे दिया, एक प्लेट को मैंने धनात्मक आवेश दिया, ठीक है। एक प्लेट को धनात्मक आवेश दिया तो दूसरे प्लेट पे अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, प्रेरण के द्वारा बराबर मात्रा में ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर ऋण क्यू आवेश है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इन दोनों प्लेटों के बीच में अभी क्या है, वायु है। वायु मतलब खाली जगह है, सिर्फ हवा उपस्थित है और कुछ नहीं है। अब मैं इन दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ डालने वाला हूं। ध्यान से सुनना, क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ डालने वाला हूं, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ डालूंगा तो परिवर्तन क्या दिखेगा। अब यहां पर आपको एक चीज पहले से पता होनी चाहिए कि धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ हम जानते हैं कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, प्रेजेंट है। यहां पर पहले से एक वैद्युत क्षेत्र धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ प्रेजेंट है। इसको मैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र, चलो E0 बोल देता हूं। यह वैद्युत क्षेत्र पहले प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ पहले से मौजूद है, क्योंकि मैंने इस पे धनात्मक और इस पे ऋणात्मक आवेश दे दिया है, तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र प्रेजेंट है। अब मैं एक यहां पर पदार्थ डालूंगा, देखो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने पदार्थ डाला इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं पदार्थ में क्या हुआ, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, ये पहले क्या थे, ये पहले ये बंद है, ये थोड़े 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 खींच गए। देखो, क्योंकि धनात्मक आवेश पर बाहर की तरफ बल लग रहा है, तो सभी के ये छोटे 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 द्विध्रुव जैसे हैं। ध्यान से देखो तो छोटा सा एक द्विध्रुव, दूसरा द्विध्रुव, तीसरा, चौथा, तो यहां पर देखो तो द्विध्रुव जैसे हैं ये,
कैसे हैं? द्विध्रुव जैसे हैं, ये द्विध्रुव जैसे हैं, छोटे छोटे द्विध्रुव। अब जब वैद्युत बल लग रहा है इन पर, तो धनात्मक पर बल लग रहा है बाहर की तरफ, ऋणात्मक की तरफ लगेगा, ये खींचेंगे ऋणात्मक की तरफ, और ऋणात्मक धनात्मक की तरफ खींचेगा, तो ऋणात्मक जितने थे वो धनात्मक की तरफ, धनात्मक जितने थे वो ऋणात्मक की तरफ खींच रहे हैं। तो देखो, तो रिजल्टेंट अगर मैं देखूं, तो सभी का मतलब मैं एक को, किसी एक को मैं बाहर बना के दिखाता हूं, किसी एक को मैं दिखाऊं, तो ये जो इनका स्ट्रक्चर है कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कैसा दिख रहा है बेटा? इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आपको कुछ ऐसे सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये धनात्मक या ऋणात्मक, या इधर ऋणात्मक उधर धनात्मक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, हाँ, यहां पर ऋणात्मक है और यहां पर धनात्मक है। स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहा है बेटा? ऐसे सा कुछ दिख रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये डंबल जैसा दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये खींच चुका है। अब देखो, धनात्मक से ऋणात्मक, अगर मैं धनात्मक को यहां ऋणात्मक को ऐसे मान रहा हूं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, छोटी सी दूरी है, चलो L दूरी मान ले। दोनों पर समान आवेश है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, बस आवेश का देखो तो चिन्ह अलग है, आवेश समान है। इस पर अगर मैं प्लस क्यू आवेश बोलूं, इस पर मैं ऋण क्यू आवेश बोलूं, तो दोनों पर अगर देखो तो एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं? एक द्विध्रुव जैसा बन रहा है, द्विध्रुव जैसा बन रहा है। तो द्विध्रुव जैसा बन रहा है, तो इनका देखो तो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ इसका खुद का एक वैद्युत क्षेत्र होगा, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, छोटी सी ही सही, नाम मात्र की सही, बट छोटी सी विद्युत क्षेत्र इसकी है। और इसी तरह के बहुत सारे द्विध्रुव मौजूद हैं, इसी तरह के बहुत सारे द्विध्रुव मौजूद हैं। तो सभी का छोटा 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 वैद्युत क्षेत्र जुड़ करके धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ विपरीत दिशा में एक प्रभावी वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई इनसाइड उत्पन्न हो जाती है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र अगर देखोगे तो रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र एक उत्पन्न होगा इन छोटे 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 द्विध्रुव की वजह से। और यही द्विध्रुव देखो तो मिल करके एक बड़ा प्रभाव दर्शाते हैं। बड़ा प्रभाव मतलब पूरा ये परावैद्युत पदार्थ को देखो तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ, और जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में है। तो प्लेट में वैद्युत क्षेत्र है इधर की तरफ, लेकिन अंदर इस पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुई है इधर। तो क्या हुआ? एक वैद्युत क्षेत्र आगे की तरफ, एक वैद्युत क्षेत्र आगे की तरफ, ई नॉट आगे की तरफ, और इनसाइड जो है ई इनसाइड अंदर की तरफ उत्पन्न हुई। बराबर नहीं है, ये छोटी है। मैं बात कर रहा हूं कि ई नॉट इज ग्रेटर देन है ई इनसाइड। पूरा का पूरा ये कैंसिल नहीं होगी। कौन? बाहर वाली विद्युत क्षेत्र पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होगी। अंदर की तरफ जो उत्पन्न हुई है वैद्युत क्षेत्र कम है, छोटी है, लेकिन है छोटी है पर है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखो तो प्रभावी वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो कम हो जाएगा। मतलब ई नॉट का विरोध कर रहा है, ये चाहे थोड़ा सा ही विरोध करे। अगर मैं कहूं कि 100 न्यूटन पर कूलाम है और ये मान लो अगर 10 न्यूटन पर कूलाम भी अंदर है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कितना बचे इसके अंदर? 90 न्यूटन पर कूलाम बचेगी कि नहीं? 100 आगे की तरफ 10 पीछे की तरफ कितना बचेगी? 90 न्यूटन पर कूलाम। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कम आ रहा है। जो वैद्युत क्षेत्र लगाया है मैंने उससे कम वैद्युत क्षेत्र बचा है प्लेटों के बीच में। क्यों? क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक ऐसी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गई, विपरीत विद्युत क्षेत्र, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव घटा रही है। और बाह्य वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव घटाने का मतलब इसकी धारिता बढ़ जाना। इसीलिए जब परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के बीच में डाला जाता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। किसकी? संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। रीजन समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र घट रहा है तो क्या फर्क पड़ा? हम जानते हैं चूंकि E बराबर होता है V/D के, ये देखा था E बराबर V/D। तो अगर E का मान घटेगा तो V का मान घटेगा, विभव का मान घटेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो विभव का मान घटेगा तो हम जानते हैं Q बराबर CV, अर्थात C बराबर हम जानते हैं Q/V। V का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। इसीलिए हम परावैद्युत पदार्थ डाला करते हैं दोनों प्लेटों के बीच में, क्योंकि जब E का मान घटा तो V का मान घटा, V का मान घटा, इसका मतलब V का मान घटा तो C का मान बढ़ गया, C का मान बढ़ गया, अर्थात धारिता बढ़ गई। इसकी धारिता जो थी अब बढ़ गई। समझ में आई बात कि नहीं? सिंपल सी बात थी, कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बेसिक सी चीज है। आपके सामने सारी चीजें लिखी हैं, मैंने आपको सभी चीजें एक्सप्लेन किया।
छोटी छोटे प्रभाव जुड़ करके बड़ा हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं घड़े, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही है। ठीक है, बूंद बूंद से मतलब ये सब छोटे छोटे बूंद जैसे हैं, लेकिन इनसे जुड़ करके इनका प्रभाव जो बनता है काफी बड़ा प्रभाव उत्पन्न करते हैं ये। ठीक है, राय राय हुआ कि नहीं, एक बार जल्दी सभी बच्चे बताएंगे, राय राय हुआ कि नहीं, राय राय हुआ कि नहीं। हाँ, तो ये जो रीजन है ना, इसको समझिए आप। अब ये कैपिटल पी क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। कैपिटल पी जानते हो क्या है? ये छोटे से द्विध्रुव के पास चले आओ। हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण छोटा पी जो होता है क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण छोटा पी क्या होता है, क्यू गुणे एल होता है, क्यू गुणे एल। अब देखो तो सभी का ऋणात्मक इधर है, सभी का धनात्मक इधर की तरफ है, धनात्मक आगे की तरफ है सब में, सभी द्विध्रुव में धनात्मक आगे की तरफ, ऋणात्मक अंदर की तरफ, तो ऋणात्मक इधर की तरफ, धनात्मक इधर। तो सबका प्रभावी द्विध्रुव आघूर्ण अगर देखो तो कैपिटल पी आ जाता है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। अब एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको, ध्यान देते रहना, बहुत सारी चीजें यहां पर ध्यान देते रहना। थोड़ा सा अगर आपका फोकस हटा तो सब गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर परावैद्युत पदार्थ को किनारों में देखो तो एक नीली पट्टी दिख रही होगी, थोड़ी सी डार्क नीला दिख रहा है, एक पट्टी दिख रही है क्या सबको? डार्क पट्टी दिख रही है क्या? इस पट्टी के इस किनारे पर देखो तो सिर्फ और सिर्फ ऋण 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 सिर्फ और ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर मैं इस पट्टी पर देखूं तो सिर्फ इस द्विध्रुव के धनात्मक 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 आवेश मौजूद है। अर्थात अगर मैं परावैद्युत पदार्थ का ये किनारा देखूं जो धनात्मक प्लेट के पास है, तो धनात्मक प्लेट के पास वाला परावैद्युत पदार्थ का जो सिरा है, जो किनारा है, वो ऋणात्मक वाला है, ऋणात्मक है, नेगेटिव सिग्मा वाला है। अब क्योंकि ये ध्रुवित हुआ है, ध्रुवित का मतलब होता है पोलराइजेशन, ध्रुवणता का मतलब होता है इंग्लिश में पोलराइजेशन, ध्रुवणता, ध्रुवणता का मतलब होता है ध्रुवणता का मतलब होता है बेटा, ध्रुवणता का मतलब होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, अब पोलराइजेशन अगर होता है तो पोलराइजेशन का पी शब्द ले लेते हैं, क्योंकि ये जो आवेश हैं ये ध्रुवित हुए हैं, ये पहले नहीं थे। वैद्युत क्षेत्र के बीच में जब रखा है ना, इस वजह से ये ध्रुवित हुए हैं। वैद्युत क्षेत्र अगर मैं हटा दूं, इन प्लेटों के बीच में जो आवेश है, इन प्लेटों पर जो आवेश है या प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र अगर मैं उनको हटा दूं तो ये अपनी अपनी जगह पर फिर पहुंच जाएंगे। जो खींचे हुए हैं ये अपनी अपनी जगह फिर पहुंच जाएंगे, फिर से उदासीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इनको ध्रुवित बनाया गया है, ये प्रभाव में वैद्युत क्षेत्र इस प्रभाव, इसके वजह से इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये खींच गए हैं। अर्थात जो इस पर आवेश घनत्व आ रहा है इस किनारे पर, वो सिग्मा पी है, लेकिन ऋणात्मक सिग्मा पी, मतलब आवेश घनत्व कौन सा? पोलराइजेशन के कारण, और आवेश घनत्व पोलराइजेशन के कारण धनात्मक, पोलराइजेशन के कारण ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी है सिग्मा पी माइनस, और सिग्मा पी यहां पर पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव का चिन्ह नहीं लगा है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब पॉजिटिव का चिन्ह लगाने का मतलब नहीं है, मतलब लिखा है तो आप पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये सिंपल सी चीजें हैं और बहुत ही बारीक चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत मजेदार चीजें हैं, और इसी तरह से आपको समझना था। तो ये कॉन्सेप्ट था, कुल मिला के बहुत ही थ्योरेटिकल है बट कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे राय राय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसी सी बात है। ठीक है, यहां तक बात हुई क्या? समझ में आई बात? अरे मजा आया कि नहीं आया क्या? मजा आया ना? कैसे हो रहा है इसके अंदर ये समझ में आ रहा है ना? बहुत छोटी छोटी चीजें, मैं जहां पर हाथ ले जा रहा हूं वहां पर ध्यान देखोगे तो मजा आएगा, अदरवाइज मजा आएगा नहीं। मैं जहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरा हाथ जहां है वहां पर देखो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ये बात। अब थोड़ा सा और देखते हैं, परावैद्युत माध्यम तथा परावैद्युतांक। अब ये जो परावैद्युत माध्यम है, अब ये कितना, देखो अब आपसे मैं पूछूं कितना ध्रुवित हुआ, कैसे बताओगे? मैं आपसे पूछूं कि आप मान लो आपके पास 4 तरह के मटेरियल हैं या 3 तरह के मटेरियल है, चलो मान लो, मैं मान लेता हूं आपके पास मोम है, अभ्रक है और प्लास्टिक है। कोई प्लास्टिक है, अभ्रक है और मोम है, 3 मटेरियल है। मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा है, किसको मैं उपयोग करूं? अगर मुझे ज्यादा धारिता यहां पर चाहिए तो कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करूं? तो मुझे वो पदार्थ इस्तेमाल करना होगा जो ज्यादा ध्रुवित हो। जो ज्यादा ध्रुवित होगा वो ज्यादा अच्छा है। तो जो ज्यादा ध्रुवित होगा वो कैसे पता चलेगा?
कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इस पदार्थ के ध्रुवणता की माप जो होती है उसको परावैद्युतांक बोलते हैं। कितना अच्छा ये पदार्थ है वो उसके परावैद्युतांक को समझ करके, नाम को देख करके, वैल्यू को देख करके हम समझ जाएंगे। जैसे हम प्रतिरोध की बात करते हैं कि ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 10 ओम का प्रतिरोध है, तो इसका मतलब 10 ओम का प्रतिरोध है तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बड़ा प्रतिरोध है। वैसा ही है, जैसे K का मान 1 हो, K का मान 2 हो, तो इसका मतलब K का मान जिसके लिए 2 है वो ज्यादा अच्छा पदार्थ है ना, वो ज्यादा विरोध करेगा, ज्यादा ध्रुवित होगा, तो मतलब वैद्युत जो धारिता है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो हम परावैद्युतांक जो है, परावैद्युतांक को एक परिभाषित करते हैं, एक नियतांक है, एक मान होता है कि कौन सा पदार्थ कितना ध्रुवित होता है, उसका मान जो है उसको परावैद्युतांक बोलते हैं। परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवणता का जो मान है उसी को हम कहते हैं परावैद्युतांक। तो परावैद्युत माध्यम तथा परावैद्युतांक की बात करेंगे। परावैद्युतांक क्या है? तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव चीज की बात कर रहे हैं, निरपेक्ष, सापेक्ष, निरपेक्ष या सापेक्ष बोलो, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता या तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता की निष्पत्ति को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। निष्पत्ति मतलब अनुपात, मतलब आपको बताऊं तो ये लिखा है सिग्मा बटा सिर्फ इस पर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होता है के के, ये डायरेक्टली ये लिखा गया। और परावैद्युतांक को के से निरूपित किया जाता है। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया था। इसको हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन कुल निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है किसी माध्यम की, वो बराबर होती है एप्सिलॉन गुणे एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव होती है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये होती है एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, टोटल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस भी माध्यम की बात कर रहे हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट मतलब हम बात कर रहे हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता की। तो ये आपको बता रखा है। तो K का मान आप देख करके समझ जाएंगे। जैसे 2 एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं, अगर एक ऐसा है कि K का मान एक के लिए दे रखा है 2, इसका कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना। ठीक है, अगर K का मान किसी के लिए दे रखा है 2.5, तो अगर मैं कहूं कि कौन ज्यादा अच्छा परावैद्युत पदार्थ है, तो सिंपल सी बात है ये ज्यादा अच्छा परावैद्युत पदार्थ है, क्योंकि इसका K का मान ज्यादा है। अर्थात K का मान ज्यादा का मतलब है कि जब हम धारिता देखेंगे तो C डैश बराबर होता है K गुना ऑफ C, K गुना होता है, तो जैसे ही रखेंगे K का मान, जो पहले धारिता थी वायु के साथ K गुना हो जाएगी। ठीक है, तो धारिता कब ज्यादा बढ़ेगी, कब ज्यादा आएगी मान, जब K का मान 2.5 रखूंगा ना, तो इसका मतलब ये पदार्थ ये परावैद्युत पदार्थ ज्यादा अच्छा है। सिंपल सी बात है। तो परावैद्युत पदार्थ का मान, परावैद्युतांक का मान देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा परावैद्युत पदार्थ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो तो परावैद्युतांक है निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये निरपेक्ष विद्युतशीलता बेटा, इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये जो शब्द लिखा है निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये होता है एप्सिलॉन, और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता हो जाती है एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों का अनुपात होता है K, या इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन R, क्योंकि ये होता है, तो इसको आप चाहे तो एप्सिलॉन R बोलो या इसको K बोलो, एक ही बात है। मैंने आपको पिछली क्लास में, अगर आप आए थे या अटेंड किए थे क्लास, तो पिछले क्लास में भी आपको यही चीज समझाया था। ठीक है, पिछली क्लास में भी आपको यही चीज एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये है निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता आप देख सकते हैं, ये लिखा है। और एप्सिलॉन की बात करें तो ये है एप्सिलॉन नॉट, तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। अब चाहो तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आपको पढ़ा रखा है पहले ही, लास्ट लेक्चर में आपको ये समझाया था, प्रूफ करके दिखाया था मैंने। दोनों के लिए मैंने मान रख के प्रूफ करके ये दिखाया था। जो बच्चा नहीं देखा है लास्ट लेक्चर, फटाफट से जाना, क्लास के बाद लास्ट लेक्चर देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा आगे चले। अब परावैद्युत पदार्थों के प्रकार की बात कर लेते हैं, फटाफट से देखिएगा, 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। परावैद्युत पदार्थों के प्रकार या परावैद्युत के पदार्थ के प्रकार की बात करें तो पहला होता है ध्रुवीय अणु या ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। पहला आता है ध्रुवीय पदार्थ। ध्रुवीय पदार्थ मतलब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, आप चाहे तो इसको हेडिंग में सही से लिख लेना, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ मतलब ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके धनात्मक और ऋणात्मक जो अणु होते हैं, जो अणु या हम बोल सकते हैं धन और ऋण जो होते हैं, उनके जो केंद्र होते हैं वो संपाती नहीं होते।
जिनके धन तथा ऋण के केंद्र संपाती नहीं होते। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक का केंद्र अलग अलग होता है। जैसे O क्या होता है, ऋणात्मक होता है, H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। H2O में, HCl में बात करें तो H क्या होता है, पॉजिटिव होता है, Cl क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखो H और Cl के जो केंद्र हैं वो एक दूसरे के संपाती नहीं होते, मतलब एक रेखा में नहीं होते, मतलब एक दूसरे के पीछे नहीं छुपते। संपाती का मतलब समझते हो, जैसे एक रोटी है, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रख दो तो एक रोटी की वजह से दूसरी रोटी ढक गई है। पहली रोटी को देखोगे तो ऊपर से अगर दोनों की साइज बराबर है तो एक रोटी नीचे रखी, उसके ऊपर एक रोटी रखो और ऊपर वाली रोटी को देखोगे आप तो नीचे वाली रोटी छिपी हुई है, उसके नीचे दबी हुई है, क्योंकि दोनों का केंद्र संपाती है, दोनों एक ही साइज के हैं। अगर एक साइज के नहीं है तो भी, जैसे मैं बात करूं एक ये एक वृत्त है या मान लो एक रोटी है आपकी, इसका ये केंद्र है, बीचों बीच भाग है, इस पर मैं एक रोटी और अगर रख दूं तो उस दूसरे रोटी, नीचे वाले रोटी का मुझे ये वाला केंद्र नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो रख रहा हूं उसका भी केंद्र यही होना चाहिए। दोनों का केंद्र यही, भले छोटी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का साइज भी बराबर हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर दोनों का साइज बराबर नहीं है, केंद्र बस एक दूसरे के सामने आने चाहिए। यहां पर केंद्र दोनों का अलग अलग होता है, धनात्मक अलग होता है, ऋणात्मक, मतलब इसमें पहले से ही ये द्विध्रुव होते हैं, ये पहले से ही द्विध्रुव मौजूद होता है इनके अंदर। तो देखो पहले से ही ये द्विध्रुव जैसे दिख रहे हैं, ये देखो धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक द्विध्रुव जैसे दिख रहे हैं, तो पहले से ही द्विध्रुव है। के क्या है, के परावैद्युतांक होता है बेटा, के परावैद्युतांक, ठीक है। हाँ, तो HCl और H2O इसके एग्जाम्पल है, जिनके वे पदार्थ जिनके धनात्मक तथा ऋणात्मक के केंद्र संपाती नहीं होते। ऋणात्मक और धनात्मक के दोनों केंद्र अलग अलग अगल बगल होंगे, संपाती नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, एक एक के ऊपर या एक एक के सामने नहीं होंगे। मैं आपको अगर दूसरा वाला दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है अध्रुवीय। अध्रुवीय पदार्थ, तो अध्रुवीय जब पदार्थ की बात करते हैं तो अर्थात इनके जो केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं। देखो तो ये देखो जैसे H2 लिखा है तो दोनों के केंद्र जो है एक दूसरे के सामने, मतलब मैं इधर से अगर देखूं एक के ऊपर एक अगर ये रखे होंगे तो मुझे सिर्फ एक H दिखेगा, दूसरा H दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और दोनों में ये जरूरी नहीं है कि दोनों धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है दोनों धनात्मक ही हैं, दोनों ऋणात्मक ही हो, ठीक है, तो कोई भी पॉसिबल है। अध्रुवीय होते हैं, पहले से इनमें ध्रुव मौजूद नहीं होता, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर इनको रखा जाता है तो ये खींचे जाते हैं, थोड़े से वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में थोड़े से खींचे जाते हैं, जिसके वजह से ये जिसके वजह से हम कह सकते हैं ध्रुवित हो जाते हैं, और ध्रुवित हो जाते हैं तो वैद्युत प्रभाव दर्शाना स्टार्ट कर देते हैं। CO2 की बात करें तो CO2 में भी देख सकते हैं कार्बन का आइटम बड़ा है, ऑक्सीजन का छोटा है, यहां पर देख सकते हैं, या दोनों का अगर देखें हम कंपेरिजन करें तो थोड़ा सा कार्बन का बड़ा दिख रहा है, ऑक्सीजन में थोड़े छोटे दिख रहे हैं, तो आप देखेंगे तो कोलिनियर है, एक दूसरे के पीछे छिपे हैं। ये दिखाने के लिए आपको ऐसा दिखाया गया है, लेकिन अगर ये ऐसे रखे हो सामने से देखेंगे तो एक एक के ऊपर नीचे हैं, केंद्र नहीं देख सकते, सिर्फ एक का केंद्र दिखेगा, नीचे वालों का केंद्र नहीं दिखेगा, अगल बगल दिख जाएगा, किनारा दिख जाएगा, केंद्र नहीं दिखेगा, तो ये संपाती है, ठीक है। इनके केंद्र संपाती होते हैं, इनके धनात्मक तथा ऋणात्मक के केंद्र संपाती होते हैं, ठीक है, तो संपाती होते हैं, इस वजह से ये नहीं दिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये दो तरह के पदार्थ हो गए, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु क्या होते हैं और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ये एक एक अणु की बात की जा रही है, इसका पूरा का माध्यम होगा। जैसे H2, किसी कमरे में सिर्फ H2 गैस भरी है तो पूरा माध्यम हो गया, एक अणु को दिखाया गया है। जैसे एक कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड भरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला माध्यम हो गया वो कमरा या वो जगह जहां पर ये मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से ये पदार्थ हो गए। तो आज की क्लास में बस यही तक था, चलते हैं क्विज की तरफ फटाफट से चलते हैं। आई होप कि आपको आज जो है जो मैंने पढ़ाया आपको मजा आया हो, समझ में आया हो, राय हुआ हो। अगर राय हो गया है और क्विज की तरफ चल रहे हैं तो पहले राय करो, अगर मजा आया है क्लास में तो जल्दी से राय करो, फिर उसके बाद क्विज करते हैं फटाफट से। पहले ये करते हैं उसके बाद क्विज, ठीक है। किया कि नहीं सबने? अरे किया कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत धीरे चल रहे हो आप लोग, स्पीड बढ़ा लो बेटा, अपनी स्पीड बढ़ा लो, अब जल्दी फटाफट से। इस तरह से हम चलेंगे नहीं तो फिर सिलेबस वगैरह तो बहुत दूर की बात है, कुछ पढ़ नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। थोड़ा जल्दी चलना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से
इसमें पूछा गया है वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा नहीं है, ये बताइएगा। वोल्ट, जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर पर कूलाम, कौन सा इसमें नहीं है? हाँ जी बच्चे, जोश कम नहीं होना चाहिए, जोश बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, चलते रहो फटाफट से। के का कोई मात्रक नहीं होता बेटा, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, तो जब हम के बराबर लिखते हैं एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन का मात्रक दोनों का सेम हो गया, कट जाता है, इसलिए के का मात्रक बचता नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी जल्दी फटाफट से बेटा। हो गया, चलो दोनों प्रश्नों का आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन पर कूलाम नहीं है बेटा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, इस वजह से नहीं है। वोल्ट तो होता है ही है, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W/Q के। तो आप जानते हैं जूल बटे कूलाम, तो जूल बटे कूलाम तो आपको दिख ही रहा है। जूल को आप लिख सकते हैं F बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन का मतलब बल गुणे विस्थापन बटा Q, तो बल का मतलब होता है न्यूटन, विस्थापन का मतलब होता है मीटर, न्यूटन मीटर पर कूलाम, तो न्यूटन मीटर पर कूलाम भी होता है। तो आप देख सकते हैं ये भी है, तो मतलब C नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, यही एक गलत है, ठीक है, C नंबर आपको लगाना था। बात समझ में आई क्या? राय राय हुआ। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के साथ लीनियर ऐसे रखें, एक दूसरे के मतलब दोनों का केंद्र एक ही हो, दोनों का केंद्र एक ही जगह पे है, ठीक है। चलिए, दोनों या तीनों या जितने भी हों सबका केंद्र एक ही जगह पे मौजूद है, वो संपाती होता है। दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, D बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की घाते -2 मीटर के। बोल रहा है विभवांतर V का मान दे रखा है 10 वोल्ट। तो आपसे पूछा है E का मान, E बराबर क्या होता है बेटा, V/D के। V का मान कितना है 10, D का मान कितना है 10 की घात -2, तो 10 घात -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात +2 और 10 घात +1 पहले से, 10 घात 3 मतलब हो जाएगा 1000, ठीक है। कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलाम, तो आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? नहीं बेटा, अभी नया चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा, अभी 1-2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, ठीक है, और थोड़ा सा फटाफट थोड़ा तेज चलेंगे आप, ठीक है। सिलेबस को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, लेके चलेंगे जल्दी जल्दी। तो आज के लेक्चर बस यही तक था।